नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ काली हवेली नॉवल का चौथा पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं काली हवेली नॉवल का चौथा पार्ट। चित्र की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि नारी के नग्न शरीर का बेहद सूक्ष्म चित्रण होने के बावजूद भी चित्र में लेश मात्र भी अश्लीलता का आभास नहीं था। कितनी ही देर सुनील ठगासा उस चित्र के सामने खड़ा रहा। ये चित्र तो बहुत शानदार है, सुनील बोला। जयपाल ने नेत्र खोल दिए और तनिक संदिग्ध स्वर से बोला, मुझसे कहा कुछ? जी नहीं, सुनील ने सहज स्वर से उत्तर दिया। मैं इस दरवाजे की चौखट को बता रहा था कि पॉल स्लोन की ये न्यूड शीर्षक चित्र बहुत शानदार है। जयपाल कुर्सी से उठकर सुनील के समीप आ गया। उसने एक सरसरी नज़र न्यूड पर डाली और फिर लापरवाही से बोला, जी हाँ, अच्छा है। इसकी क्या कीमत होगी? शायद 20,000 रुपये। कम कीमत इसलिए है क्योंकि देखने वाले को आसानी से समझ आ जाता है कि इस तस्वीरों में क्या अंकित है, और फिर सब्जेक्ट भी बड़ा हॉट है। जयपाल अपनी बाईं आंख दबाकर बोला। लेकिन चित्रकार मूर्ख था जो उसने ऐसा सरल सा, बड़ी सहूलियत से समझ में आ जाने वाला चित्र बनाया। अगर उसने उस लड़की की आंखें इसके पेट पर बनाई होती, छातियाँ माथे पर बनाई होती, बाहें पीठ पर लगी होती, होंठ घुटनों पर होते और नाक कान तथा शरीर के बाकी अंग देखने वालों को, या यूं कहिए खुद कलाकार को भी, तस्वीरों में लाख खोजने पर भी नहीं मिलते, तो इस तस्वीर की कीमत 1 लाख रुपए होती। सुनील ने उत्तर नहीं दिया। वो फिर से तस्वीर देखने लगा। जयपाल इस बार जाकर कुर्सी पर बैठने के स्थान पर चुपचाप सुनील के साथ चलने लगा। सुनील ने देखा अन्य चित्रों के बीच बीच में लगे हुए कुछ चित्र रंगों के संयोजन में साधारण से लगने वाले और अपेक्षाकृत नए थे। ये चित्र तो बड़ा साधारण है, सुनील एक चित्र की ओर जयपाल का ध्यान आकर्षित करता हुआ बोला। सभी चित्र बड़े साधारण हैं, जयपाल ने जमाई ली मेरी नज़र में। लेकिन ये तो सुनील को शब्द नहीं सूझे, और इसका रंग रोगन और फ्रेम वगैरह बाकी चित्रों के मुकाबले में कुछ नया सा भी लगता है। तो फिर ये नया ही होगा। नाम तो इस पर भी पिकासो का ही लिखा है। शायद इसे भूपत ने ज़्यादा मोहब्बत से झाड़ पोंछ दिया है। लेकिन छोड़िए सुनील साहब, जयपाल ज़रा खींच कर बोला, मेरी काबिलियत से ऊंचे सवाल मत पूछिए मुझसे। आप ये प्रश्न चाचा जी से कीजिएगा, शायद वे आपको कोई संतोषजनक उत्तर दे सकें। सुनील अन्य चित्र देखने लगा। और फिर आपको इस बात से फ़र्क क्या पड़ता है कि चित्र शक्ल सूरत से नया लगता है या पुराना? क्योंकि ये मेरा माल नहीं है, इसलिए मेरी नज़र में तो नए चित्र भी कूड़ा है और पुराने भी। आप भी ऐसा ही दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाते हैं? सुनील बोर होने लगा। अब एक एक चित्र को गौर से देखते रह पाना संभव नहीं था। उसने बाकी बचे हुए चित्रों पर उड़ती हुई दृष्टि दौड़ानी आरंभ कर दी। जयपाल शायद उसके मनोद्वार समझ गया था। वो बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। सारे चित्र देख चुकने के बाद सुनील नैतिक रूप से काफ़ी हद तक जयपाल से सहमत हो चुका था। माना ये चित्रकला के उच्चतम नमूने थे, लेकिन एक ही आइटम पर लाखों रुपया ब्लॉक करके रख लेना उसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं लगा। उसकी नज़र में ये केवल दृष्टिकोण का ही अंतर नहीं था, थोड़ा बहुत झक्का और अर्थ संपन्नता के प्रदर्शन का भी सवाल था। सुनील ने एक आखिरी उड़ती हुई दृष्टि हॉल की तमाम तस्वीरों पर दौड़ाई और फिर जयपाल के सामने आ खड़ा हुआ। चलें? जयपाल ने पूछा। चलिए, सुनील बोला। जयपाल उठ खड़ा हुआ। तशरीफ लाइए, वो द्वार की ओर बढ़ता हुआ बोला। सुनील उसके साथ हो लिया। द्वार के समीप पहुंचकर सुनील ठिठक गया। जयपाल जी, वो बोला, फरमाइए। एक चीज़ तो आप मुझे दिखाना भूल गए। क्या? जयपाल अनिश्चयपूर्ण स्वर से बोला। एल्बम। कौन सी एल्बम? जिसमें पिकासो की नीले रंग की 30 तस्वीरें हैं, जिसके बारे में ठाकुर साहब कह रहे थे कि उस अकेली एल्बम की कीमत ही लाखों रुपए है। अच्छा वो? जयपाल बोला। जी हाँ। जयपाल चुप रहा। सुनील उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। ज़रूर देखिएगा, अंत में जयपाल बोला। क्या हर्ज है? जब यहाँ आकर इतना कुछ देखा है तो अब उस एक एल्बम के दर्शनों से भी क्यों वंचित रहूं? बेहतर, जयपाल बोला। वो एल्बम उस अलमारी में रखी है। जयपाल कोने में रखी 2 अलमारियों की दिशा में संकेत करता हुआ बोला। आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिए, मैं चाचा जी से चाबी लेकर आता हूँ। ओके, सुनील बोला। जयपाल लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सुनील पैंट की जेबों में हाथ ठूंसे फिर चित्रों के बीच में घूमने लगा।
अपने प्रिय सिगरेट लकी स्ट्राइक की कमी उसे बेहद खल रही थी। उसी क्षण जयपाल कमरे में वापस लौटा। उसके हाथ में एक चाबियों का गुच्छा था। उसके होठों में एक ताजा सुलगाया हुआ सिगरेट लटक रहा था। आप सिगरेट पीते हैं? सुनील आश्चर्यजनक स्वर से बोला। पीता हूँ साहब। जयपाल एकदम हड़बड़ा कर बोला। क्या सिगरेट पीने के खिलाफ भी कोई कानून बन गया है? नहीं, सुनील हंसता हुआ बोला। दरअसल मेरे अपने सिगरेट समाप्त हो गए हैं और मैं सुबह से सिगरेट पीने के लिए तड़फड़ा रहा हूँ। सिगरेट जेब में हो तब इतनी तलब महसूस नहीं होती, लेकिन सिगरेट खत्म हो जाने पर हर क्षण यही बात दिमाग में घूमती रहती है कि सिगरेट नहीं है, सिगरेट नहीं है। एक सिगरेट पिलाइए ना। आई एम सॉरी सर, जयपाल खेदपूर्ण स्वर से बोला। सिगरेट मेरे पास भी नहीं है। कल शाम को मेरे कमरे की खिड़की खुली रह गई थी। सिगरेट का पैकेट खिड़की की बगल में रखी मेज पर पड़ा था। बरसात में भीग भीग कर सिगरेटों का मलीदा बन गया था। ये सिगरेट मैं भूपत से मांग कर लाया हूँ। अगर आप वहम ना करते हो तो इसी में कश लगाइए। अजी साहब, वहम कैसा? सुनील बोला और उसने हाथ बढ़ा दिया। जयपाल ने सिगरेट उसे दे दिया। सुनील ने देखा वो पनामा ब्रांड का सिगरेट था। वो उसके हल्के हल्के कश लगाने लगा। भूपत चरस पीता है, जयपाल ने बताया, और अपने तकरीबन सभी सिगरेट चरस की गोलियों से भरकर रखता है। बड़ी मुश्किल से ये एक सादा सिगरेट मिला है उसके पास। सुनील ने सिगरेट के एक दो लंबे कश लगाए और फिर सिगरेट जयपाल की ओर बढ़ा दिया। यू कैरी ऑन, आई से, जयपाल बोला। नो, इट्स योर टर्न नाउ, सुनील हंसता हुआ बोला। जयपाल ने एक जोर का ठहाका लगाया और सिगरेट ले लिया। आइए, वो अलमारी की ओर बढ़ता हुआ बोला। सुनील उसके साथ हो लिया। ये है हवेली की मनहूस जिंदगी, जयपाल कड़वे स्वर से बोला। 2 कौड़ी की चीज़ का भी मोहताज हो जाना पड़ता है। चाचा जी को तो फर्क पड़ता नहीं क्योंकि उनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं और उनकी ज़रूरत की चीज़ों का भूपत एडवांस में ही इंतज़ाम करके रखता है। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुसीबत हो जाती है। भूपत को कम से कम दिन में 10 बार मेरी खातिर देवगांव जाना पड़ता है, कभी सिगरेट लेने, कभी अखबार लेने, कभी टेलीफोन करने। अभी भूपत को सिगरेट लेने के लिए भेज कर आया हूँ। वो मोटर बोट लेकर गया है, बस आता ही होगा। सुनील चुप रहा। जयपाल ने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर बचा हुआ टुकड़ा फर्श पर फेंक दिया। उसने चाबी लगाकर अलमारी का ताला खोला। सुनील ने देखा दूसरी अलमारी को ताला नहीं लगा हुआ था। दूसरी अलमारी खाली है। उसमें तो केवल मीनार के प्रवेश द्वार के ताले की चाबी पड़ी रहती है। आई सी। जयपाल ने अलमारी में से एक विशाल आकार की एल्बम निकाल ली और एल्बम सुनील को थमा दी। जितने रुपयों की ये एल्बम है उतने में तो एक अच्छा खासा होटल बनाया जा सकता है, सिनेमा हॉल बनाया जा सकता है, अच्छा खासा बिजनेस चालू किया जा सकता है, 1 दर्जन बार विश्व भ्रमण किया जा सकता है, और कुछ नहीं तो जिंदगी के 12 साल बादशाही जैसे ठाट बाट के साथ गुजारे जा सकते हैं। जयपाल बोला। आप हर चीज़ को रुपयों का चश्मा लगाकर ही क्यों देखते हैं? क्योंकि रुपए के चश्मे से सृष्टि बड़ी रंगीन दिखाई देती है। सुनील ने एल्बम एक मेज पर रख दी और बड़ी सावधानी से उसके एक एक पृष्ठ को खोलने लगा। आधे घंटे तक जयपाल खड़ा भरपूर बोर होता रहा। उसने अपनी भावनाओं को छुपाने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया। अंत में सुनील ने फाइल बंद कर दी। गैलरी के तमाम चित्रों के मुकाबले में उसे उस अकेली फाइल के चित्रों ने अधिक प्रभावित किया। सेटिस्फाइड? जयपाल ने पूछा। बहुत, सुनील ने भाविन स्वर में उत्तर दिया। अब एक चक्कर मीनार का भी लगवा दीजिए। वहां जाकर क्या कीजिएगा? शायद किसी भूत ने वहां पर अपना स्थायी निवासी स्थान बनाया हुआ हो। अगर सत्य ही आपको वहां कोई भूत मिल गया तो? दिन में? हाँ। अगर वो कोई पढ़ा लिखा मॉडर्न भूत हुआ तो मैं उसे समझा दूंगा कि मैं हवेली का मेहमान हूँ और अपने अखबार के लिए उसका इंटरव्यू लेने आया हूँ। और अगर वो पुराने जमाने का गवार भूत हुआ तो मैं चीखे मारता हुआ वापस भाग आऊँगा। आपने एक अन्य संभावना पर विचार नहीं किया। कौन सी संभावना? अगर भूत के दर्शन होने के बाद भय अतिरेक से आपके प्राण निकल गए तो फिर आप मेरी लाश का विशुद्ध भारतीय रीति से दाह संस्कार करवा दीजिएगा। आप भूतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं? जयपाल तनिक नाराज स्वर से बोला। करता हूँ साहब, विशेष रूप से पुलिस और इनकम टैक्स के भूतों में। जयपाल ने उत्तर ना दिया। उसने मेज से एल्बम उठाई और उसे ले जाकर फिर अलमारी में बंद कर दिया। फिर उसने दूसरी अलमारी से एक बड़ी सी चाबी निकाली और उसे सुनील की ओर बढ़ाता हुआ बोला। ये लीजिए। क्या मतलब? मीनार के दरवाजे की चाबी है ये। मीनार देख आइए जाकर। आप नहीं चलेंगे? मेरा ख्याल है मेरी गैर मौजूदगी में आप भूतों का बेहतर इंटरव्यू ले सकेंगे। आप डरते हैं? सुनील उपहास भरे स्वर से बोला। हाँ साहब, डरता हूँ। फिर? जयपाल ने कठोर स्वर से उत्तर दिया। कुछ नहीं, लाइए चाबी। जयपाल ने उसे चाबी दे दी और बोला, आइए आपको सीढ़ियों तक छोड़ाऊँ। धन्यवाद, सुनील सुस्त स्वर से बोला। मैंने सीढ़ियाँ देखी है। आप भटक जाएंगे। भरी दोपहर में नहीं भटकूंगा, मर्जी आपकी। सुनील कमरे से बाहर निकला और गलियारे में उस ओर चलने लगा
जिधर उसने ऊपर जाने की सीढ़ियां देखी थी। जयपाल ने गैलरी से बाहर निकलकर गैलरी का द्वार बंद किया और उस पर ताला लगा दिया। उसके होठों पर एक संतुष्टिपूर्ण मुस्कान थी। मीनार के दरवाजे पर मोर्चा लगा हुआ ताला झूल रहा था। ताले की सूरत ही बता रही थी कि मीनार का दरवाज़ा एक लंबे अरसे से खोला नहीं गया था। ताले में जिस स्थान पर चाबी लगाई जाती थी उसमें धूल भरी हुई थी। सुनील बड़ी मुश्किल से चाबी को ताले में फिट कर पाया। पूरा जोर लगाने के बाद ही चाबी ताले में घूम पाई। उसने ताला खोला और उसे द्वार के कुंडे में फंसा दिया। उसने द्वार के पल्लों को धक्का दिया। द्वार अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने अपने दोनों हाथ द्वार के पल्लों पर टिकाए और फिर दांत भींचकर पूरे जोर से द्वार को धकेला। आपने उसकी लकड़ी का भारी दरवाज़ा एक तीव्र चरचराहट की आवाज़ के साथ खुल गया। सुनील को विश्वास हो गया कि मीनार का दरवाज़ा सत्य ही एक लंबे अरसे से नहीं खोला गया था। वो मीनार में घुस गया और उसकी गोल सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मीनार की दीवारों में सीढ़ियों के घुमाव के साथ ही झरोखे बने हुए थे, जिसमें ठंडी हवा तीर की सी तेजी से मीनार में प्रविष्ट हो रही थी। पिछली रात बारिश के पानी की बौछार मीनार में भी घुस आई थी, जिसके कारण सीढ़ियाँ गीली थी। किसी ज़माने में शायद मीनार बहुत इस्तेमाल होती थी। निरंतर हाथों की रगड़ लगते रहने के कारण मीनार की दीवारें संगमरमर की तरह मुलायम और चमकदार हो गई थी। दीवार पर हाथ लगने से हाथ फिसलता था। लगभग ऐसा ही हाल सीढ़ियों का भी था। सीढ़ियों के पत्थर निरंतर प्रयोग के कारण बीच के भाग में से घिस गए थे और एक आर्क की सूरत धारण कर चुके थे। सुनील संभाल संभाल कर सीढ़ियाँ चढ़ता गया। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर एक और दरवाज़ा था जो बंद था, लेकिन उस पर ताला नहीं लगा हुआ था। वो दरवाज़ा भी नीचे दरवाजे की तरह ही भारी था, लेकिन उसके पल्ले सुनील के हाथों के साधारण से दबाव से ही भीतर की ओर खुलते चले गए। सुनील उस दरवाजे में से गुजरकर मीनार के बरादरी नुमा गुंबद में प्रविष्ट हो गया। गुंबद की सारी गोलाई में खिड़कियां थी, लेकिन किवाड़ किसी में नहीं लगे हुए थे। तेज और ठंडी हवा तूफान के वेग से खिड़कियों के रास्ते गुंबद में प्रविष्ट हो रही थी। ठंडक के कारण सुनील के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो संभल कर चलता हुआ एक खिड़की के पास पहुंचा और दीवार को मजबूती से पकड़कर खिड़की के पास झांकने लगा। हवा इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि अगर वो दीवार से अपनी पकड़ ढीली कर दे तो हवा उसे खिड़की से बाहर अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। और फिर उसने नीचे झांका और वो सिहर उठा। वहां से गिरने पर तो आदमी के शरीर के परखच्चे उड़ जाते। दूर क्षितिज तक समुद्र का अथाह जल फैला हुआ दिखाई दे रहा था। हवेली के आसपास समुद्र में कितनी ही दूर तक पानी में से झांकती हुई काली चट्टानें दिखाई दे रही थी। उनमें से कुछ चट्टानें तो इतनी बड़ी थी कि वे छोटे मोटे टापू मालूम होते थे। वो वहां से हट गया और विपरीत दिशा की एक खिड़की के पास पहुंचा। वहां से देवगांव का किनारा दिखाई दे रहा था। समुद्र में देवगांव से हवेली की ओर एक मोटरबोट आ रही थी। शायद भूपत वापस लौट रहा है, उसने सोचा। वो खिड़की के पास से हट गया। वो काफी हद तक निराश हो चुका था। मीनार उसे एकदम निर्दोष लग रही थी। उसकी स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता था कि पिछले काफी अरसे से उसमें कोई घुसा हो या घुस सकता हो। नीचे के दरवाजे का ताला ऐसा तो नहीं था कि जिसकी डुप्लीकेट चाबी तैयार न की जा सके, लेकिन ताले की हालत अपनी कहानी खुद कह रही थी। उसे महीनों से खोला नहीं गया था। तो क्या जयपाल की ही बात सच थी? क्या मीनार में दिखाई देने वाली रोशनी सत्य ही कोई प्रेतलीला थी? लेकिन सुनील की बुद्धि भूतों के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वो वापस जाने के लिए द्वार की ओर घूमा। उसी क्षण उसे द्वार के पीछे से कोई सफ़ेद सी चीज़ झांकती हुई दिखाई दी। सुनील द्वार के समीप पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। वो एक सिगरेट का लगभग 1 इंच लंबा पिया हुआ टुकड़ा था। सुनील ने सावधानी से सिगरेट का टुकड़ा उठा लिया। वो पनामा सिगरेट का टुकड़ा था। सुनील कुछ क्षण सिगरेट को अपनी उंगलियों में घुमाता हुआ परखता रहा और फिर वो सिगरेट को अपनी नाक के पास ले गया। जली हुई चरस की तीव्र गंध उसके नथुनों में घुसी। उसे जयपाल की बात याद हो आई। भूपत चरस पीता है और उसका ब्रांड भी पनामा है। सुनील ने अपनी जेब से माचिस निकाली। माचिस में केवल 8-10 तिलियां ही बाकी थी। उसने सिगरेट के टुकड़े को सावधानी से माचिस में रख लिया और माचिस बंद करके वापस अपने कोट की जेब में डाल ली। क्या ठाकुर जोरावर सिंह के पूर्वजों की आत्माएं मीनार की बारहदारी में बैठकर चरस वाले पनामा सिगरेट पीती हैं? सुनील के होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दौड़ गई। हाल ही में मीनार में कोई आया था। कौन? और वो मीनार में कैसे प्रविष्ट हुआ? दूसरा प्रश्न सुनील को ज्यादा कचोट रहा था। वो बारहदारी से बाहर निकल आया। उसने द्वार बंद किया और मीनार की सीढ़ियां उतरने लगा। वो नीचे पहुंच गया। नीचे पहुंचकर उसने दीवार की 4 दीवारी के एक एक पत्थर को अच्छी तरह से ठकठकाया, लेकिन कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो अपने स्थान से इंच मात्र भी हिल सकता हो। पत्थर बड़ी मजबूती से एक दूसरे पर जड़े हुए थे। वो मीनार से बाहर निकल आया।
उसने द्वार बंद करके मीनार का ताला लगा दिया और नीचे हवेली में ले जाने वाली सीढ़ियों की दिशा में चल दिया। नीचे की मंजिल के गलियारे में उसे भूपत मिल गया। उसके दोनों हाथों में 2 थैले थमे हुए थे। सुनील को देखते ही वो गलियारे में रुक गया और थैले फर्श पर दीवार के साथ टिकाता हुआ बोला, आपके पिछली रात की हवेली में आगमन की सूचना देने वाली टेलीग्राम अब मिली है मालिक। और उसने अपने कुर्ते की जेब में से टेलीग्राम का लिफाफा निकालकर सुनील की ओर बढ़ा दिया। इतनी देर कैसे हो गई? सुनील ने टेलीग्राम लेते हुए पूछा। पिछली रात की मुसलधार बारिश के कारण टेलीग्राम सिस्टम ब्लॉक हो गया था। टेलीग्राम पहुंची ही आज है। सुनील ने टेलीग्राम खोलकर देखा। टेलीग्राम ठाकुर के नाम था। चटर्जी ने उन्हें सूचित किया था कि सुनील पिछली शाम को 5 बजे देवगांव पहुंच जाएगा। उसे देवगांव से हवेली तक लाने के लिए मोटरबोट भेज दी जाए। बड़े मौके पर आई ये टेलीग्राम। सुनील टेलीग्राम वापस करता हुआ मजाक भरे स्वर से बोला। भूपत ने बड़े शिष्ट ढंग से मुस्कुराते हुए टेलीग्राम ले ली और फिर फर्श से थैले उठाने के लिए झुका। भूपत, सुनील बोला। हाँ मालिक, भूपत बोला। एक सिगरेट पिलाओ प्यारे। अभी लीजिए मालिक, वो बोला और उसने एक थैले में से एक पनामा का नया पैकेट निकालकर सुनील की ओर बढ़ा दिया। अरे नया पैकेट क्यों देते हो बाबा? अपने खुले पैकेट में से एक सिगरेट दे दो। तुम तो सिगरेट पीते हो ना। मेरे सिगरेट आपके योग्य नहीं है मालिक। क्यों? क्यों सभी में चरस भरी हुई है? भूपत चौंक पड़ा। आपको कैसे मालूम है मालिक कि मैं चरस वाले सिगरेट पीता हूँ? उसने तनिक कठोर स्वर से प्रश्न किया। तुम सिगरेट में चरस डालकर पीते हो ना, लेकिन आपको कैसे मालूम है? मुझे राणा संग्राम सिंह के भूत ने बताया था। भूपत चुप रहा। प्रत्यक्ष था वो सुनील के व्यवहार से खुश नहीं था। सुनील ने पैकेट उसके हाथ से ले लिया और उसमें से निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। सुनो, वो सिगरेट का ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला। फरमाइए मालिक, कभी तुमने भी मीनार की बारहदारी में रोशनी देखी है? जी हाँ, कई बार। तुम्हारे ख्याल से मीनार में रोशनी कैसे होती है? कोई प्रेत लीला ही है मालिक। छोटे ठाकुर कहते हैं हवेली में भूत प्रेत बसते हैं। तुमने हवेली में कोई भूत देखा है? स्पष्ट कुछ नहीं देखा मालिक, लेकिन कई बार मैंने हवेली के गलियारे में साए से मंडराते देखे हैं। कई बार रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर मेरी नींद खुल जाती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। हवेली के कई कमरे ऐसे हैं जिन्हें साफ करते समय ऐसा आभास होता है जैसे वहाँ कोई हो, कोई रह रहा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। आवाज़ें कैसी सुनाई देती हैं तुम्हें? खिड़कियों, दरवाज़ों के अपने आप बंद होने और खुलने की आवाज़ें, भारी चीज़ों की उठापटक की आवाज़ें, भारी कदमों के चलने की आवाज़ें और न जाने क्या क्या। तुम डरते नहीं? बहुत डरता हूँ मालिक। फिर भी इस भूती हवेली में रहते हो। क्या करूँ मालिक, मजबूरी है, रहना पड़ता है। क्यों? मैं गरीब आदमी हूँ। बड़े ठाकुर मुझे बहुत पैसा देते हैं, लालच छोड़ नहीं पाता हूँ। मतलब ये है कि पैसे का लालच तुम्हें इस हवेली में रखे हुए है। भूपत ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। अगर पैसे की बात न होती तो तुम इस हवेली में नहीं रहते। हरगिज नहीं रहता। यहाँ रहने से तो मेरी जान सूली पर टंगी रहती है। सुनील कुशन विचारपूर्ण मुद्रा बनाए चुपचाप सिगरेट के कश लेता रहा और फिर बोला, तुम कभी मीनार के ऊपर बने गुंबद में गए हो? शुरू में जब मैं बड़े ठाकुर के साथ यहाँ रहने के लिए आया तब 4-5 बार गया था। क्यों? यूं ही, केवल उत्सुकतावश ही, ऊपर से समुद्र का नज़ारा देखने के लिए। फिर बाद में कभी मीनार पर नहीं चढ़े? जी नहीं। आखिरी बार ऊपर कब चढ़े थे? याद नहीं। फिर भी साल से ज़्यादा हो गया होगा। पिछले 3-4 दिनों में कभी मीनार पर गए हो? जी नहीं। क्यों? यूं ही पूछ रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। भूपत चुप रहा। तुम्हें मालूम है मीनार के दरवाजे के ताले की चाबी कहाँ पड़ी रहती है? जी हाँ, आर्ट गैलरी की एक अलमारी में। कई क्षण चुप रहने के बाद भूपत ने उत्तर दिया। भूपत चुपचाप सुनील का मुंह देखता रहा। अच्छा, ये लो। सुनील पैकेट उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला। इसे आप रख लीजिए मालिक, भूपत बोला। ऑल राइट, सुनील बोला। उसने पैकेट जेब में रख लिया और अपना पर्स निकाल लिया। नहीं मालिक, भूपत उसका मंतव्य समझकर जल्दी से बोला। आप हवेली के मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। मतलब ये कि तुम सिगरेट के पैसे नहीं लोगे? भूपत ने उत्तर नहीं दिया। वो विनयपूर्ण मुद्रा बनाए चुपचाप खड़ा रहा। ओके, सुनील ने पर्स फिर जेब में डाल दिया। मेरे लायक और कोई सेवा मालिक? नहीं, सुनील अनिश्चित स्वर से बोला। भूपत ने अपने थैले उठाए और चुपचाप गलियारे में चल दिया। सुनील उसे जाता देखता रहा। भूपत के दृष्टि से ओझल होते ही वो विक्रम सिंह के कमरे की दिशा में चल दिया। एक गलियारे के फर्श पर 15-16 फुट के लगभग लंबा बांस पड़ा था। सुनील ने वो बांस उठा लिया। विक्रम सिंह के कमरे के सामने पहुंचकर उसने बांस को गलियारे की दीवार के साथ टिका दिया और द्वार की सांकल हटाकर किवाड़ों को धक्का दिया। द्वार नहीं खुला। सुनील ने दोनों हाथ लगाकर द्वार को जोर से धक्का दिया। द्वार फिर भी नहीं खुला।
सुनील के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। कुछ ही समय पहले जब वही द्वार जयपाल ने धकेला था तो वो बिना किसी विशेष उपक्रम के फौरन खुल गया था। सुनील ने द्वार के साथ अपना कंधा भिड़ाकर उसे पूरे जोर से धक्का दिया। द्वार में हल्का सा स्पंदन पैदा हुआ, लेकिन वो खुला नहीं। शायद द्वार भीतर से बंद हो। सुनील ने जोर से द्वार खटखटाया और प्रतीक्षा करने लगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। भीतर कौन है? सुनील द्वार भड़बड़ाता हुआ जोर से चिल्लाया। कोई उत्तर नहीं मिला। उस क्षण गलियारे में जयपाल प्रकट हुआ। सुनील को देखकर वो लंबे डग भरता हुआ उसके समीप पहुंचा और तनिक संदिग्ध स्वर से बोला, क्या बात है सुनील साहब? ये सुनील बोला, ये विक्रम सिंह के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। अच्छा, जयपाल बोला और द्वार को धकेल कर देखने लगा। ऐसे धकेलने से तो नहीं खुला ये, सुनील बोला। मैं इस पर काफ़ी जोर आजमाइश कर चुका हूँ। जयपाल का द्वार की ओर दोबारा बढ़ता हुआ हाथ एकदम रुक गया। उसके माथे पर बल पड़ गए। सुनील बड़ी गौर से उसके चेहरे के बदलते हुए भाव देख रहा था। सुनील साहब, जयपाल बड़े नर्वस स्वर से बोला, मुझे अब याद आया है। दरअसल इस दरवाजे के पल्लों में नुक्स है। कई बार यह दरवाज़ा जाम हो जाता है। दोनों पल्ले एक दूसरे में इस बुरी तरह फंस जाते हैं कि खोले नहीं खुलते। अच्छा, जी हाँ, आप क्यों खोलना चाहते थे इसे? यूं ही सोचा था एक नज़र और फिरा लूँ। ज़रूर, आप यहाँ ठहरिए, मैं भूपत को बुला कर लाता हूँ, फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, सुनील बोला, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। आप दरवाज़ा फिर खुलवा दीजिएगा। मर्जी आपकी, जयपाल बोला। जी लीजिए, सिगरेट पीजिए। सुनील ने भूपत का दिया पनामा का पैकेट निकालकर जयपाल की ओर बढ़ाया। आपके पास तो सिगरेट थे नहीं सुनील साहब? जयपाल पैकेट में से सिगरेट निकालता हुआ बोला। ये पैकेट भूपत ने दिया है, सुनील बोला। सुनील ने भी एक सिगरेट अपने होठों से लगाया, फिर दोनों सिगरेट सुलगा दिए। आपका ब्रांड क्या पनामा ही है सुनील साहब? मेरा ब्रांड तो लकी स्ट्राइक है, लेकिन जब वो ना मिले तो कुछ भी पी लेता हूँ। जयपाल अनिश्चय की मुद्रा बनाए सिगरेट पीता रहा। आप तो पनामा ही पीते हैं, सुनील बोला। जी हाँ। आपने कभी भूपत का चरस वाला सिगरेट भी पिया है? सुनील अपने स्वर को मजाक का पुट देता हुआ बोला। पिया है साहब, एक दो बार, जयपाल सहज स्वर से बोला। आज की तरह आपके अपने सिगरेट खत्म हो गए होंगे? जी नहीं, जानबूझकर पिया है, यूं ही ज़रा ये देखने के लिए कि चरस का नशा कैसा होता है। कैसा होता है? बड़ा वाहियात नशा है साहब। जो लोग आदी हो जाते हैं उन्हें तो बहुत मज़ा आता होगा, जैसे भूपत है। जी हाँ, चरस के आदी लोगों को तो फिर दुनिया का कोई और नशा भाता ही नहीं। आप तो आदी नहीं हुए ना? मैंने तो 3 या 4 बार ही चरस वाला सिगरेट पिया है। इतने में कोई आदी थोड़ी ही हो जाता है। नहीं हो जाता, सुनील ने स्वीकार किया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? जयपाल ने विषय बदलते हुए पूछा। वापस जाऊंगा, लंच के बाद ही जाइएगा। बेहतर, खाने में भी थोड़ी देर है, तब तक आप टापू की सैर कर लीजिए। नहीं, सुनील बोला, ज़रा ठाकुर साहब के पास बैठूंगा। जैसी आपकी मर्जी, जयपाल बोला। आइए चाचा जी के कमरे में चलें। चलिए, सुनील बोला और जयपाल के साथ हो लिया। दोनों गलियारे में चलने लगे। एक बात बताइए, एकाएक सुनील बोला। पूछिए। पिछली रात को आपने मुझे बताया था कि हवेली 400 साल पुरानी होने के बावजूद भी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी सुरक्षित भी है, लेकिन फिर भी मेरे कमरे की छत का एक पत्थर कैसे उखड़कर मेरे पलंग पर आ गिरा, ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। दरअसल मुझे तो हवेली की दीवारों के बारे में यही मालूम था कि वे बहुत मजबूत हैं, लेकिन संभव है अब छतें कमज़ोर हो चली हों। क्या इससे पहले भी ऐसी कोई दुर्घटना हुई है कि कहीं से छत का कोई पत्थर उखड़ आया हो? जी हाँ। नहीं, पहली बार ही ऐसा हुआ है। सुबह आप ठाकुर साहब को कह रहे थे कि हवेली खंडर होती जा रही है। वो तो मैंने चाचा जी के मन में दहशत पैदा करने के लिए कह दिया था, ताकि चाचा जी इस बखेड़े में से निकलने के बारे में सोचें। और फिर ये मेरी धारणा ही तो है कि हवेली पुरानी होते हुए भी मजबूत है। मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूं ना। संभव है मेरी धारणा गलत हो। संभव है एक दिन कल जैसी ही किसी तूफानी रात में एकदम से सारी की सारी हवेली ही ढह जाए। आई सी। जयपाल चुप रहा। दोनों मोड़ घूमकर उस गलियारे में आ गए जिसके सिरे पर ठाकुर का कमरा था। हाल ही में आप कभी ऊपर मीनार में गए हैं? नहीं, मैं तो ऊपर तभी गया था जब मैंने पहली बार मीनार में रोशनी देखी थी। ये कब की बात है? काफ़ी अरसा हो गया है, 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे। पिछले 3-4 दिन में कभी आप मीनार में नहीं गए? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, यूं ही पूछ रहा था। जयपाल बड़े संदिग्ध भाव से उसका चेहरा देखने लगा। उसी समय एक कमरे में से भूपत निकला। भूपत, जयपाल ने आवाज़ दी। जी छोटे ठाकुर, भूपत रुक कर बोला। खाने में भी कितनी देर है? 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप कॉफ़ी वगैरह कुछ पीना पसंद करेंगे? जयपाल ने सुनील से पूछा। पी लूँगा, सुनील बोला। साहब को बड़े ठाकुर के कमरे में कॉफ़ी देना, जयपाल भूपत से बोला। अच्छा छोटे ठाकुर,
और विक्रम सिंह के कमरे का दरवाज़ा फिर जाम हो गया है, जाकर उसे भी खोलना, जयपाल बोला। सुनील ने नोट किया कि जयपाल ने विक्रम सिंह के कमरे पर विशेष जोर दिया था। अच्छा मालिक। जयपाल आगे बढ़ गया। ये कैसे खोलेगा इस कमरे को? सुनील ने पूछा। अकेले आदमी के बस का काम तो नहीं है ये, नहीं तो मैं ही खोल लेता उसे। भूपत खोल लेगा, जयपाल विश्वासपूर्ण स्वर से बोला। लेकिन कैसे? उसे तरकीब आती है। वो दरवाजे के किसी भाग में एक लोहे की सलाख फंसाकर सलाख उमेट देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। मेन हॉल के सामने से गुजरते समय सुनील एकाएक ठिठक कर खड़ा हो गया। क्या हुआ? जयपाल ने हैरानी से पूछा। जरा एक्शन हॉल में आइए तो। सुनील सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे फर्श पर फेंकता हुआ बोला। क्यों? मैं राणा संग्राम सिंह की तस्वीर पर एक नज़र दिन की रोशनी में भी डाल लेना चाहता हूँ। क्यों? यूं ही। सुनील साहब, जयपाल तनिक खींच भरे स्वर से बोला। यूं ही आपका तकिया कलाम है क्या? क्या मतलब? हर क्यों का जवाब आप यूं ही से देते हैं। सुनील बड़े धैर्यपूर्ण ढंग से मुस्कुरा दिया। जयपाल ने आगे बढ़कर हॉल का दरवाज़ा भीतर की ओर ठेल दिया। सुनील भीतर घुसा और राणा संग्राम सिंह की तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। ज़रा खिड़कियां खोल दीजिए, वो बोला। जयपाल ने आगे बढ़कर 2-3 खिड़कियां खोल दी और वापस सुनील के पास आ खड़ा हुआ। ठाकुर संग्राम सिंह के विशाल तेल चित्र पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। धूल हर जगह से हमवार थी। पिछली रात को जिस स्थान पर सुनील ने फ्रेम को छुआ था, उस स्थान को छोड़कर बाकी सारी तस्वीर के किसी भी भाग को देखकर ऐसा नहीं लगता था जैसे इसे किसी ने कभी छुआ हो। बाकी तस्वीरों का भी यही हाल था। ये तस्वीरें तो लगता है कई महीनों से झाड़ी नहीं गई हैं। जी हाँ, जयपाल बोला। क्यों? क्योंकि तस्वीरें झाड़ी गई हैं या नहीं, इससे हवेली में रहने वालों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। इतनी बड़ी हवेली में काम करने वाला अकेला आदमी भूपत है। वो ये सब काम भी करे तो ठाकुर साहब को तो खाना तो क्या, एक गिलास पानी पिलाने की फुर्सत नहीं मिले उसे। सुनील साहब, भूपत फालतू काम नहीं करता। वो वही काम करता है जो बहुत ज़रूरी है और जिसके बिना गुजर ना हो। उसकी और मेरी नज़र में भी तस्वीरें झाड़ना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। भूपत की हिमायत में बड़ा शानदार जवाब दिया आपने। सुनील अपने स्वर को हल्के से व्यंग्य का पुट देता हुआ बोला। जयपाल चुप रहा। उसके चेहरे से गहरी नाराज़गी के भाव झलकने लगे। ठाकुर साहब, एक आध नौकर और क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि हवेली की नौकरी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। क्यों? ये हवेली भूती मशहूर जो है, अव्वल तो यहाँ कोई आता ही नहीं, और अगर आता है तो 2-4 दिनों में ही यहाँ से ऐसा भागता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखता। भूपत भी तो नौकर है, उसकी बात और है। आप लोग अगर कोशिश करें तो भूपत जैसा दूसरा नौकर भी मिल सकता है। दूसरा नौकर हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यूँ कहिए ना, सुनील बोला। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके पास ऐसा नौकर भिजवा सकता हूँ जो किसी भी प्रकार के भूतों से नहीं डरेगा। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, जयपाल बोला। अगर पड़ी तो आपको बता देंगे। ऑल राइट, सुनील बोला। जयपाल बोर होता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। ये तस्वीरें अपने स्थान से हिलती क्यों नहीं हैं? एकाएक सुनील ने पूछा। फ्रेम देखिए, जयपाल बोला। फ्रेम में क्या है? सुनील तस्वीर के 10 इंच चौड़े फ्रेम पर दृष्टि फिराता हुआ बोला। फ्रेम तो ओह, और उसे फ्रेम में 2-2 फुट के फासलों पर लगे पेचों के सिर दिखाई देने लगे। इन तस्वीरों के फ्रेम, जयपाल बोला, 6-6 इंच लंबे पेचों की सहायता से दीवार में फिक्स किए हुए हैं। ये तस्वीरें बहुत भारी हैं। इन्हें ठीक से अपने स्थानों पर टिकाए रखने के लिए ही ऐसा किया गया है। कभी इनमें से कोई तस्वीर दीवार पर से उतारी भी गई है? सुनील राणा संग्राम सिंह की तस्वीर पर एक उचटती सी दृष्टि डालता हुआ बोला। मेरे होश में तो कभी नहीं उतारी गई। आई सी, सुनील बोला। आइए चलें। जयपाल ने खिड़कियां बंद की। वे बाहर निकल आए। जयपाल ने द्वार भिड़का दिए। जयपाल उसे ठाकुर के कमरे के सामने ले आया। जयपाल ने द्वार खटखटाया। आ जाओ। भीतर से ठाकुर साहब की आवाज़ सुनाई दी। जयपाल ने द्वार ठेला। दोनों भीतर घुस गए। ठाकुर साहब एक विशाल पलंग पर तकियों से पीठ लगाए अधलेटे से बैठे थे और गहन चिंतन की सी मुद्रा बनाए हुए हुक्का पी रहे थे। कमरा सुगंधित तंबाकू की गंध से भरा हुआ था। कौन? ठाकुर साहब ने पूछा। चाचा जी, मैं हूँ, जयपाल बोला। और साथ में सुनील साहब है। अच्छा अच्छा, आओ बैठो। दोनों पलंग के समीप रखी 2 कुर्सियों पर बैठ गए। सुनील बैठे। ठाकुर साहब बोले, हमें पिछली रात की घटना का बेहद अफसोस है। छोड़िए ठाकुर साहब, सुनील बोला। आप तो बार बार अफसोस जाहिर करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक दुर्घटना होनी थी जो हो गई, उसमें आपका या किसी का कोई दोष थोड़े ही है, और फिर मेरा कुछ बिगड़ा थोड़ी ही है। तुम बहुत उदार प्रकृति के आदमी हो बेटे, ठाकुर साहब बोले। हम तुम्हें देख नहीं सकते, इसका हमें दुख है। सुनील चुप रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ठाकुर विचारपूर्ण भाव से कई क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। सुनील भी कुछ नहीं बोला। सुनील साहब, जयपाल एकाएक उठता हुआ बोला, आप चाचा जी से बातें कीजिए,
मैं कॉफ़ी की पोजीशन देख कर आता हूँ। बेहतर, सुनील बोला। चाचा जी मैं ज़रा जा रहा हूँ, जयपाल बोला। अच्छा, ठाकुर साहब बोले। जयपाल लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। द्वार फिर बंद हो गया। एक क्षण के लिए उसके कदमों की दूर होती हुई आवाज़ आती रही और फिर चुप्पी छा गई। सुनील ने एक सिगरेट सुलगाया और उसके कश लेने लगा। उसने एक खोजपूर्ण दृष्टि कमरे के द्वार की ओर डाली और फिर उठ खड़ा हुआ। ठाकुर साहब, वो ठाकुर के समीप पहुंचकर बोला। हाँ बेटा, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो, आपको थोड़ी तकलीफ करनी होगी। क्या? ज़रा पलंग से उठकर मेरे साथ खिड़की के पास आ जाइए। क्यों, यहाँ क्या है? प्लीज़ सवाल मत पूछिए, जैसा मैं कहता हूँ कृपया वैसा ही कीजिए। अच्छा, ठाकुर साहब बोले और पलंग से उतर पड़े। सुनील उन्हें सहारा देकर खिड़की के पास ले आया। ठाकुर साहब, सुनील सिगरेट का एक गहरा कश लेकर धीमे स्वर से बोला। हाँ, पहले तो आप जयपाल के विषय में कुछ बताइए। क्या बताऊं? वो आपका सगा भतीजा है? नहीं। तो सीधा रिश्ता कुछ भी नहीं है। एक बड़े कस्बे और गोलमोल के रिश्ते से ये हमारा भतीजा लगता है, लेकिन क्योंकि हमारा अपना तो कोई सगा संबंधी है नहीं, इसलिए जयपाल को हम अपने बेटे की तरह मानते हैं। आपके पास कब से रह रहा है ये? कई सालों से। इसकी मां मरने से पहले जयपाल को हमें सौंप गई थी। क्या जयपाल भी आपको पिता की तरह मानता है? मानता है, क्यों नहीं मानेगा? जयपाल अच्छा लड़का है। करता क्या है ये? क्या मतलब? आखिर नौजवान आदमी है, कुछ तो करता होगा। कोई बिजनेस, कोई नौकरियाँ? जयपाल फिलहाल कुछ भी नहीं करता है, ठाकुर साहब तनिक खेदपूर्ण स्वर से बोले। क्यों? बेटे, ठाकुर साहब बोले, इसमें जयपाल का कसूर नहीं है। आखिर वो भी तो ठाकुर खानदान का ही एक सदस्य है ना। हमारी 7 पुश्तों में किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर यही कुछ नहीं कर रहा है तो कौन सी हैरानी की बात है। लेकिन ठाकुर साहब, आपके ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले आप लोगों की अपनी बादशाहत होती थी, तब आप लोगों का कुछ न करना भी अपने आप में एक काम माना जाता था। लेकिन आजकल तो अगर आदमी कुछ करे नहीं तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। एक निकम्मे आदमी के लिए तो पहाड़ जैसा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। पड़े पड़े तो आदमी में भी जंग लग जाता है, और फिर खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। आदमी 1000 खुराफातें सोचता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आखिर वो कुछ करता क्यों नहीं? क्योंकि वो कुछ करने के काबिल नहीं है। क्या मतलब? बेटा, ठाकुर साहब खेदपूर्ण स्वर से बोले, क्योंकि वो इतने लाड प्यार से पला है कि खुद कुछ काम करना उसे हवा जैसा लगता है। हमारी कोई अपनी आस औलाद तो है नहीं। इस संसार में जयपाल ही हमारा इकलौता रिश्तेदार है। हमने बचपन से ही उसे शहजादे की तरह रखा है, उसकी हर ज़रूरत पूरी की है। बात इसकी ज़ुबान से बाहर बाद में निकलती थी, पूरी पहले हो जाती थी। और शायद यही कारण है कि 8 साल कॉलेज में धक्के खाते रहने के बाद भी वो डिग्री हासिल नहीं कर सका। अब स्थिति यह है कि इसके सर्विस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और बिजनेस करना इसके बस की बात नहीं है। ये इतना आलसी और आराम तलब हो चुका है कि कोई जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने के नाम से ही इसकी नानी मर जाती है। ये सिलसिला कब तक चलेगा भगवान जाने। ठाकुर साहब गहरी सांस लेकर बोले। हमारे ख्याल से तो इसे कभी न कभी खुद ही अकल आ जाएगी और फिर वो एक जिम्मेदार आदमी बन जाएगा। तो दोस्तों, ये था काली हवेली नोवेल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।